पिछली वीडियो में मैंने आपको मानव में परिवहन के बारे में बताया था। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पेड़ पौधों में यानी पादप जगत में परिवहन के बारे में बताया था। और ये बताया था मैंने आपको कि पेड़ पौधों के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जहाँ पर पत्तियाँ भोजन तैयार करती हैं। पत्तियों में तैयार ये भोजन फ्लोएम वाहिकाओं के द्वारा पूरे पौधे में पहुंचाई जाती है। दूसरी ओर आपको ये भी बताया गया था कि जड़ों में मूल रोम होते हैं। ये मूल रोम केशिकीय जल को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके कॉर्टेक्स तक पहुंचाते हैं और कॉर्टेक्स के बाद जाइलम कोशिकाओं के अंदर या जाइलम वाहिकाओं के अंदर जाता है और उसके द्वारा पौधे के समस्त भागों तक पहुंचता है। अब प्रश्न उठता यह है कि जड़ें हैं नीचे, तो किस तरह से पानी ऊपर तक जाता है, खनिज लवण ऊपर तक कैसे जाते हैं। इस संबंध में एक सिद्धांत है, इसको कहते हैं रसारोहण, असेंट ऑफ सैप। पौधों में जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों को जाइलम ऊतक द्वारा तने से होकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इस क्रिया को रसारोहण कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं असेंट ऑफ सैप। विभिन्न प्रकार के बल जैसे बाष्पोत्सर्जन एवं मूल दाब द्वारा उत्पन्न बल, ये दो बल जो हैं जल को जाइलम कोशिकाओं में या जाइलम वाहिकाओं में पहुंचाते हैं और ऊपर की ओर पुश करते हैं। तो यह एक शब्द आया है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पौधे की जड़ों द्वारा अतिरिक्त अवशोषित जल वाष्प के रूप में पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा वाष्प के रूप में निकलते रहते हैं। इसको बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। तो वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन होता है, जिससे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाष्पोत्सर्जन से भी क्रिएट होता है और मूल दाब से भी क्रिएट होता है। ये फोर्स जो है जाइलम कोशिकाओं के अंदर, जाइलम वाहिकाओं के अंदर जल को ऊपर की ओर धकेलती हैं, जिससे जल जाइलम वाहिकाओं में ऊपर की ओर चढ़ता है। इस घटना को रसारोहण कहा जाता है। अब दूसरी बात आती है, पत्तियों ने जो भोजन तैयार किया है वो किस प्रकार से पौधे के विभिन्न भागों तक जा रहा है। इस संबंध में आपको हमने बताया था कि फ्लोएम वाहिकाएं होती हैं और फ्लोएम वाहिकाएं जो हैं पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाती हैं। फ्लोएम द्वारा पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स बाई फ्लोएम ट्यूब्स। पौधे की पत्तियों में बना भोजन पौधे के सभी भागों तक परिवहन तंत्र के द्वारा पहुंचाया जाता है। पत्तियों द्वारा बने भोजन का परिवहन घुलनशील अवस्था में विशिष्ट प्रकार के ऊतक फ्लोएम द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का कार्य फ्लोएम की चालनी नालिकाओं और सहकोशिकाओं द्वारा होता है। फ्लोएम में दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं। एक तो होती है चालनी नलिकाएं, जिनको सीव ट्यूब्स भी कहा जाता है। दूसरी होती हैं सहकोशिकाएं, इन्हें कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। इन सेल्स के माध्यम से ही फ्लोएम पत्तियों द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाता है। इस संबंध में मुंच नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार मुंच ने फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों के परिवहन के संबंध में कहा है कि यह क्रिया अधिक सांद्रता वाले स्थानों से कम सांद्रता वाले स्थानों की ओर होती है। पर्णमध्योतक कोशिकाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोफिल कोशिकाओं में निरंतर प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण के कारण पत्तियों में परासरण दाब अधिक हो जाता है। जड़ों तथा अन्य भागों में खाद्य पदार्थों का उपयोग होते रहने के कारण सांद्रता कम हो जाती है। अतः पर्णमध्योतक कोशिकाओं से
फ्लोएम में से होकर भोजन का आवश्यकता वाले स्थानों की ओर स्थानांतरण परासरण दाब में अंतर होने के कारण ही होता है। फ्लोएम की चालनीय नलिकाओं द्वारा पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों को जड़ों तक पहुंचाया जाता है। ये मुंशी ने बताया था। होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। प्रकाश संश्लेषण की वजह से वहां पर भोजन तैयार होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा हो जाता है और जड़ों और दूसरे भागों में उस भोजन का इस्तेमाल होता रहता है, जिसकी वजह से वहां पर उनका सांद्रण कम हो जाता है और रिजल्ट जो होता है परासरण दाब वहां का कम हो जाता है। तो परासरण दाब में अंतर की वजह से फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। अब मैंने अभी बताया था आपको, फ्लोएम में दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं। चालनी नलिकाएं जिनको बोलते हैं हम स्लीव ट्यूब्स, और दूसरी होती हैं सह कोशिकाएं जिन्हें हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। कभी पूछा जा सकता है इनमें अंतर क्या होता है, तो इसके बारे में समझ लीजिए। चालनी नलिकाएं लंबी व नलिका के समान होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाओं के बीच बीच में स्थित अनुप्रस्थ भित्तियों में अनेक छिद्र होते हैं और इनकी रचना छलनी के समान होती है, जैसे छानने वाले होती है छलनी, उसकी तरह। इसलिए इन्हें चालनी पट्टिकाएं भी कहा जाता है। इन छिद्रों के द्वारा ही एक चालनी नलिका का जीव द्रव्य दूसरी चालनी नलिका के जीव द्रव्य से संबंधित रहता है और इस प्रकार खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण हो जाता है। तो सीव ट्यूब्स इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान को खाद्य पदार्थों को पहुंचाती हैं। इन सीव ट्यूब्स के साथ साथ बहुत ही पतली नलिकाएं चलती हैं, उनको बोलते हैं सह कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। सह कोशिकाएं चालनी नलिकाओं के साथ पार्श्व में होती हैं। ये कोशिकाएं पतली और लंबी होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इनके अंदर जीव द्रव्य तथा प्रत्येक कोशिका में बड़ा केंद्रक होता है। आज हमने आपको जड़ों द्वारा जल का अवशोषण पढ़ा दिया, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को किस प्रकार से फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, यह भी हमने आपको बताया। तो देखिए, पौधों में परिवहन तीन चीजों का होता है, जल का, वायु का और खाद्य पदार्थों का। तो आज हमने जल का पढ़ लिया, खाद्य पदार्थों का पढ़ लिया। अब कल हम आपको वायु का परिवहन बताएंगे।